नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की और आनंदीबेन पटेल से राजभवन में सीएम ने मुलाकात की। तो दोनों के बीच हुए शिष्टाचार मुलाकात और मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे, आनंदीबेन पटेल से राजभवन में सीएम की ये मुलाकात रही और इस मुलाकात के दौरान शिष्टाचार भी भेंट की गई सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और शिष्टाचार भेंट की उन्होंने। तो शिष्टाचार भेंट करने के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। तो लखनऊ की ये तस्वीरें। वहीं लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने खोला है मोर्चा। तो वसीम रिजवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जल्द अब होनी चाहिए वसीम रिजवी पर कार्रवाई, ये भी मांग की जा रही है। शिया सुन्नी उलमा अपनी गिरफ्तारी देंगे तो दोबारा कराया जाए शिया वक्फ बोर्ड के इलेक्शंस, और यही मांग उठाई जा रही है। वसीम रिजवी और पुलिस में संगठनात्मक तरीके से ये जो आरोप लगाए गए हैं और इसको लेकर के अब चर्चा तेज हो रही है और शिया सुन्नी उलमा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा से इसको लेकर के अब इलेक्शन करवाया जाना चाहिए। डिमांड तो है कि वक्फ बोर्ड की जल्द से जल्द गठन किया जाए, शिया वक्फ बोर्ड का। और क्योंकि बड़ी बेईमानियां हो रही हैं और मुतवल्ली जो है पूरी बूचा-खुची कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई वक्फ बोर्ड ही नहीं है तो खुलेआम बेईमानियां हो रही हैं, खुलेआम जो है वो बेचे जा रहे हैं वक्फ। और ये कि इससे पहले भी जो चेयरमैन पिछले 12 साल से रहा है उसने बहुत से वक्फ बेचे हैं, क्योंकि शुरू में उसने रिपोर्ट दी है, अपनी 12 साल पहले की रिपोर्ट है कि 8000 वक्फ है और अब उसने रिपोर्ट दी है कि 3000 वक्फ है। तो इसका मतलब उसके कार्यकाल में 5000 वक्फ खत्म हुए हैं। इस पर पूरी भरपूर सीबीआई जांच बैठी हुई है। ये सीबीआई जो है वो बहुत ढील दे रही है और बहुत देर लगा रही है। तो वहीं धर्मांतरण मामले में अब एक्शन मोड में एटीएस नजर आ रहा है। एटीएस ने एक नंबर और ईमेल भी जारी किया है। ऑडियो और वीडियो या दस्तावेज कर सकते हैं साझा। इस ईमेल और नंबर के माध्यम से साझा करने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। तो एटीएस ने अपना नंबर जारी करते हुए नंबर भी बता दिया है, 9792103156 ये नंबर जारी किया गया है। वहीं ईमेल आईडी भी जारी कर दी गई है और एटीएस की तरफ से अब जानकारी लोगों से भी मांगी जा रही है कि अगर धर्मांतरण को लेकर के कोई भी जानकारी आपके पास है तो एटीएस ने जो नंबर जारी किया है उस नंबर पर आप संपर्क करके और तमाम जानकारियां एटीएस को दे सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ऑडियो वीडियो या दस्तावेज भी आप साझा कर सकते हैं। धर्मांतरण पर एक्शन मोड में एटीएस नजर आ रही है और साझा करने वाले की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। तो एटीएस ने नंबर जारी किया 9792103156। तो वहीं उत्तर प्रदेश में इस समय धर्मांतरण का मुद्दा जोरों पर है। यूपी एटीएस ने जहांगीर और उमर गौतम नाम के 2 शख्स की गिरफ्तारी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। इस मसले पर शिया वरिष्ठ धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने एटीएस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि एटीएस की गिरफ्तारी कई बार सही नहीं होती। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ है उन लोगों का बयान दर्ज होना चाहिए। तो वहीं गोंडा से अगली खबर है, जहां पर धर्मांतरण मामले पर सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान भी सामने आ चुका है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। गाजियाबाद में धर्मांतरण का ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में धर्मांतरण मामले में सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपना बयान भी दर्ज करवा दिया है। जो है विषय जो है संविधान के विपरीत है, संविधान के खिलाफ है और जो चीज़ संविधान के खिलाफ है उसको किसी और नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। और सरकार का कार्य होता है और पुलिस का भी होता है कि उसको रोका जाए और संविधान की रक्षा की जाए। वही योगी सरकार कर रही है और कानून को जो करना है फिर वो करेगा और जिसने भी दोषी है, जो भी दोषी होएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। धर्मांतरण
तो वहीं कानपुर के आदित्य गुप्ता के अब्दुल बनने के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। के मामले में कानपुर के आदित्य से अब्दुल करीम बने, इसकी हिस्ट्री इसी स्कूल से चालू हुई थी। ये ज्योति बद्र विद्यालय कानपुर के बिठूर में स्थित है। कानपुर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल बनाया गया है। हालांकि आपको बता दें, जो कानपुर का आदित्य था उसने बचपन से लेकर के हाई स्कूल और इंटर की शिक्षा यहीं से ली थी। उसके बाद उसी की जो मुलाकात है वो रागिब आलम से हुई। रागिब आलम वो व्यक्ति है जिसको नोएडा डेफ सोसाइटी की तरफ से इस स्कूल में 10 महीने की इंटरनेशनल लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। उसी दौरान कहीं ना कहीं आदित्य से मुलाकात उसकी हुई और आदित्य से मुलाकात होने के बाद कहीं ना कहीं उसका ब्रेन वॉश वो कहीं ना कहीं रागिब आलम करता था। लेकिन स्कूल प्रशासन का कहना है कि जो रागिब आलम है उसकी एक्टिविटी इस तरीके की नहीं लग रही थी कि कहीं ना कहीं वो बच्चों को मोटिवेट करे। लेकिन जो एक बात यहाँ से निकल कर के सामने आई है कि आदित्य ने स्कूल के और 2 बच्चों को किसी मोटिवेट करने की कोशिश की थी। इसकी शिकायत भी उन लोगों ने उनके परिवार से की थी। स्कूल की बेइज्जती ना हो, उनके परिवार की बेइज्जती ना हो, इस वजह से मामले को दबा दिया गया था। लेकिन जब आदित्य घर से गायब हुआ, फिर वहाँ से लौटा, परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की। उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर ये पता लगा कि आदित्य अब अब्दुल करीम बन चुका है। अब्दुल करीम बनने की पूरी हिस्ट्री यहीं से चालू होती है। इसी स्कूल में रागिब आलम पढ़ाने आता था, पढ़ाता था बच्चों को, और इसकी स्कूल में 10 महीने रह करके उसने बच्चों को पढ़ाया। ये भी बताया गया है कि कल लखनऊ ATS भी यहाँ पर आई थी। स्कूल प्रशासन से रागिब आलम के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स ATS को मिले वो अपने कब्जे में लेकर के लखनऊ के लिए रवाना हो गई। हालांकि स्कूल प्रशासन इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है। उससे जब पूछा गया कि रागिब आलम कौन था, किस तरीके से वो यहाँ पर आया, तो उन्होंने साफ तौर पर ये ज़रूर बता दिया कि लखनऊ नोएडा की तरफ से वो यहाँ पर 10 महीने की ट्रेनिंग के लिए आया था। इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन जो एक बात निकल करके सामने आई है वो ये पता चली है कि रागिब आलम उत्तर प्रदेश के अलग अलग मुंह-बधिर विद्यालय में बच्चों को ट्रेनिंग देता था। उस ट्रेनिंग के दौरान उसने कितने बच्चों को मोटिवेट किया, ये उसके पकड़ने के बाद ही लखनऊ ATS को पता चल पाएगा। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। तो वहीं कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट से लोगों में डर बना हुआ है और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता ने लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश कपूर से खास बातचीत की। देखिए, पहले कोरोना का पहला वेरिएंट आया, उसके बाद दूसरी लहर आई और अब कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस का खतरा देश में मंडरा रहा है। आखिर क्या है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट और किस तरह से ये हमारे लिए खतरनाक है, ये जानने के लिए हम लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर राकेश कपूर हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या है डेल्टा प्लस। सर, इंडिया न्यूज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से पूरे देश में डेल्टा प्लस का खतरा मंडरा रहा, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डेल्टा प्लस है क्या और किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है। ये जो आप सब जानते हैं कि एक वायरस RNA वायरस होता है और ये छोटे छोटे कड़ियों से बना होता है। तो ये कड़ियाँ अगर कोई बदल जाती हैं, जैसे आपने ताले में देखा होगा छोटी छोटी कड़ियाँ या छेद बने होते हैं, अगर एक छेद चेंज हो जाता है तो लॉक एंड की फंक्शन नहीं करती हैं। तो इसमें जो कोरोना जो होता है, ये जब आपके शरीर के अंदर जाता है तो ये अपने को जीवित रखना चाहता है या आगे और रेप्लिकेट बटना चाहता है तेज़ी से, तो उसमें वो अपने अंदर चेंजेस करता है। तो उनमें कोई कड़ी अगर बदल जाती है एक पर्टिकुलर साइट पे, तो वो एक नया म्यूटेंट वेरिएशन आ जाता है। तो ये पाया गया कि जो डेल्टा हमारा सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएशन म्यूटेशन मिल रहा था, अब एक डेल्टा प्लस आ गया है और ये साइट इसकी 417 है, साइंटिफिक चीज़ है, उस पर वेरिएशन आया है। तो अब ये जो वेरिएशन आया तो इससे जो म्यूटेंट ये एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, तो इसका नुकसान ये हुआ कि ये जो है ये मोर इन्फेक्टिव है। इसका ट्रांसमिशन बहुत आसानी से, अगर कोई मरीज इन्फेक्टिव है और आपके से भी अगर निकला तो वो अगर आप मास्क नहीं पहने हैं या आपसे उसने हाथ मिलाया, इसमें भी लंग रिलेटेड सिम्टम सबसे ज़्यादा आएंगे। ऑक्सीजन की डिमांड वो एक ज़रूरत पड़ सकती है, लंग्स में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, फीवर, इन्फेक्शन, सबका सिम्टम्स मिल सकते हैं। सर, इससे बचाव अगर बात किया तो इससे बचाव कैसे किया जाए? तो टीकाकरण, स्ट्रिक्ट फॉलो ऑफ जो प्रोटोकॉल्स हैं,
सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ से सबसे गुजारिश होगी, जिस तरह से आपने तपस्या अभी करी है, अपने को सिम्टम्स हैं तो आइसोलेट करिए, भीड़ भाड़ की जगहों पे ना जाइए, दूरी बना के रखिए, मास्क का अक्षरता 100% फॉलो करिए, हाथ का सैनिटाइजेशन करिए। अगर दिसंबर तक हम इसको फॉलो कर जाएंगे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, तो हम इससे बच पाएंगे। सरकार के ऊपर ही दोषारोपण मत करिए, हम लोग को भी उतना ही जागरूक होना है, उतना ही पार्टिसिपेशन करना है। ये थे हमारे साथ में मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो डेल्टा वेरिएंट आया है उससे किस तरह से बचाव किया जाए और क्या उपाय हैं, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे में इंडिया न्यूज़ भी आपसे यही अपील करता है कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तभी आप इससे अपने आप को बचा सकते हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो वहीं वाराणसी के सबसे व्यस्त चौराहे में से एक गिरजाघर चौराहे में लोग बिना मास्क के नजर आए और बुजुर्ग और बच्चे भी बिना मास्क के नजर आए। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, देखिए। कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमज़ोर पड़ गई हो या यूं कहा जाए कि विराम ले चुकी हो, लेकिन लोगों में अभी खतरा बरकरार है। सरकार हो या तमाम लोग हों, इस बात को आगाह कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करें। हम बनारस के गिरजाघर चौराहे पे हैं और ये व्यस्ततम चौराहों में से एक है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग या तो मास्क को अपने गले में लगा के रखते हैं या फिर लगाए ही नहीं हैं। दूसरी ओर यदि बात किया जाए तो इन चीज़ों के लिए अवेयर करने के लिए, लोगों को ताकीद करने के लिए या फिर जो दूसरी चीज़ें व्यवस्थाएं हैं उनको लागू कराने के लिए कोई भी ऐसी एजेंसी, कोई भी ऐसे लोग या फिर सुरक्षाकर्मी नहीं है जो इन चीज़ों को टोका टोकी या फिर लोगों को प्रेरित करें। समझा जा सकता है कि लोग अपनी मस्ती में चल रहे हैं। लोगों को शायद इस बात का भ्रम है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, भले ही कोरोना लोगों के लिए अभी एक पहाड़ सा खड़ा हो। आइए कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये मास्क लगाए क्यों नहीं है, आखिर मास्क लगाने में इन्हें दिक्कत क्या है। अब देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये सैलानियों का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ से गदौलिया की ओर या फिर बाबा विश्वनाथ की ओर जाते हैं, जहाँ तमाम तीर्थयात्री होते हैं। हम सबसे पहले एक आपको सिपाही को दिखाएंगे, ट्रैफिक का जवान है ये, और ये मास्क लगाए हुए है, ये कहा जा सकता है कि मास्क लगा के रखा है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। एक चीज़ बताइए, आपने मास्क लगाया है, लोग बहुत सारे लोग नहीं लगाए हैं, तो क्या आप ताकीद भी करते हैं इन चीज़ों के लिए? जी हाँ। क्या कहते हैं लोगों से? अब इसमें अधिकारी अपना कार्यवाही कर रहे हैं, जो भी करना है। नहीं, आप अपनी ओर से कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी मैं भी कहता हूँ। आप भी कहते हैं। देखिए, इनका जो कर्तव्य है ये पूरा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है ना, वो शायद इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। वो तैयार इस बात के लिए भी नहीं है कि वो मास्क लगाए न लगाए। भैया कहाँ से हैं आप? हम तो इसी जगह रहते हैं। मास्क आपने ठीक से नहीं लगाया, क्यों? घसक जा रहा है। अच्छा, घसक जा रहा है। तो क्या कोरोना का डर खत्म हो गया? नहीं, अभी है कि अभी है। देखिए, लोगों को मालूम है कि कोरोना का डर है, कोरोना अभी चल रहा है, लेकिन मास्क लगाने में डर लग रहा है। ये देखिए, मास्क विक्रेता है, आइए इनसे हम बात करते हैं। कितना बेच लेते हो भैया? कोई खपत के अनुसार इस समय बिक रहा है। नहीं, आधे लोग लगाए हैं, आधे लोग नहीं लगाए, तो उनसे आप क्या कहते हैं कि भैया लोग लगाओ? हाँ, मास्क के लिए बोलते हैं कि आगे लगा के जाइए, नहीं तो आगे एंट्री नहीं पास होगी, मंदिर में जाने नहीं देगा, घाट में नहीं नहाने देगा। कितना आपकी बात सुनना जाता है? वो 20, 25, 30 खपत के अनुसार बिकता है। लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं। नहीं भी लेते। देखिए, ये विक्रेता हैं, मास्क लेते हैं, ये अपने धंधे को तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ लोगों को अवेयर भी करते हैं कि वो मास्क लगाएं, और मास्क लगाना ही उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। हम आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं। देखिए, ये सैलानी हैं और इनके चेहरों पे मास्क है, एक मास्क नहीं लगा के रखे हैं, लिहाजा वो रुमाल रखे। लेकिन आइए ये बुजुर्गवार से बात करते हैं। दादा, मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क नहीं लगाया इसलिए कि दम घुटता है, और मास्क मेरे पास एक नहीं 22 जो है, लेकिन मास्क जितने भी मास्क हम लिए। तो खतरे क्या खत्म हो गए कोरोना के? नहीं, कोरोना से जाना होगा तो चले जाएंगे। देखिए, ये काशी है, यहाँ अध्यात्म की नगरी कही जाती है, और ये दादा की बात सुन के आपको लगा होगा कि कोरोना से भय तो है, जाना भी होगा तो जाएंगे, लेकिन सांस की परेशानी के कारण ये मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे बहुत तेरे लोग हैं, इनकी अलग एक बात हो सकती है कि इनके साथ परेशानी है, लेकिन तमाम ऐसे हैं, हम आपको फिर से दिखाएंगे एक बार कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कि मास्क लगाना ही नहीं ज़रूरत समझते, मास्क नहीं लगाते। शायद उन्हें इस बात का भय नहीं है या फिर उनमें गलतफहमी है,
कि पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो एक किसी व्यक्ति से, एक किसी संक्रमण से सबको प्रभावित करेगा। अब देखने की बात ये होगी कि सरकार के तमाम ताकीद और तमाम प्रचार प्रसार के बाद लोग मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर इन्हें कैसे समझाया जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। अभिषेक के साथ संतोष हो जाओ, इंडिया न्यूज़ वाराणसी। तो तीसरी लहर की आने की आशंका अगस्त तक मानी जा रही है और जिसमें बच्चों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार लगातार तैयारियां भी कर रही है। तीसरी लहर को लेकर गोरखपुर कितना गंभीर है, हमारे संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट देखिए। कोरोना को लेकर के चाहे फल मंडी की बात हो या फिर अलग अलग कस्बों के अलग अलग चौराहों की बात करें तो किसी भी जगह पे लोगों को अभी भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि अभी भी चाहे ठेले कुमचे वाले हों या तमाम लोग हो, बिना मास्क के ही नज़र आ रहे हैं। चाहे इस तरफ तस्वीरें देखें, चाहे इधर देखें, कोई भी व्यक्ति जो है मास्क लगा करके नहीं नज़र आ रहा है, बिना मास्क के खड़े रह रहे हैं। ये बताओ, बिना मास्क के यार सामान बेच रहे हो, फर्क डर नहीं लग रहा? नहीं, मास्क है, मास्क नीचे के लिए थोड़ी है, ऊपर के लिए मास्क है। अरे थूकने के लिए लिखा रहता है, थूकने के लिए लिखा रहता है। मैं तो देख रहा हूँ 5 मिनट से खड़ा हूँ तो मास्क है साहब। क्या वजह, क्यों इतनी लापरवाही कर रहे हो सभी? वही लापरवाही नहीं कर रहे। जबकि तीसरी लहर इतनी खतरनाक है, उसके बाद भी शायद लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि किस तरह से दूसरी लहर में मौतों ने अपना तांडव मचाया था। और वहीं तीसरी लहर को लेकर सरकार ने पहले ही सख्त कर दिया है और पूरे तरीके से कवायद की है कि तीसरी लहर से किसी भी तरह से निपटा जा सके। इसी को लेकर के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि लोग सतर्क रहें। लेकिन बावजूद इसके, चाहे फल मंडी की बात हो, शास्त्री चौराहे की बात हो या अलग अलग जगहों की बात हो, सभी जगह पे हमें लोग बहुत कम ऐसे मिले जो मास्क लगा के नज़र आ रहे हैं। चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो फिर ठेले कुमचे वाले हों, हर व्यक्ति बिना मास्क के ही अपने कामों को करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में हमें और आप सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि तीसरी लहर से हम मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो गोरखपुर में बीजेपी ने अब जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की बहू बनी उम्मीदवार। तो बसपा ने चुनाव से किनारा ही कर लिया है। कांग्रेस ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया, देखिए। इस बार गोरखपुर का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी ने आलोक गुप्ता को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की बहू और मौजूदा समय में विधायक कैंपियरगंज की पत्नी फतेह बहादुर की पत्नी साधना सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, क्योंकि बसपा ने अपने प्रत्याशी को उतारने से पूरी तरह से इस चुनाव से किनारा कस लिया है, जबकि कांग्रेस ने अभी पत्ता नहीं खुला है। ये आप देखेंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष में अभी 2011 से 2015 तक साधना सिंह रह चुकी हैं, इस गद्दी को उन्होंने संभाला भी था। और 2015 के बाद, यानी 2015 से लेकर के और जो है 2021 तक, 2020 के लास्ट तक श्रीमती गीतांजलि यादव यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष थी। वहीं कुछ अगर आंकड़ों की अगर हम आपको बात बताएं तो बीजेपी कुल टोटल जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो 68 हैं, और जिनमें बीजेपी के 19 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी के 16 तो बसपा के 8, लेकिन बसपा के 8 में से 4 बागी हो गए और निर्दल 25। अब इन सभी में पूरी तरह से घमासान की लड़ाई होने वाली है, और जिसको लेकर के अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि गोरखपुर का जो ये चुनाव है जिला पंचायत अध्यक्ष का, वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और ख़ासकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी की अगर बात करें तो यहाँ पे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी 4 दिन पहले ही घोषित कर दिए थे। उसके बाद से कल जो है बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित किया है, और जैसे ही बीजेपी के प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम लोग पूरी तरीके से उनको जिताने में की कवायद में जुट गए हैं। और वहीं अगर बात करें तो अब दोनों पार्टियों की शाख इन दोनों प्रत्याशियों पर आग टिकी है, और इसको लेकर के पूरी तरह से अब ये कह सकते हैं कि गोरखपुर का जो जिला पंचायत अध्यक्ष का ये जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और सभी प्रत्याशी और उनके पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए कमर कस चुके हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसको अपने पाले में लेता है और किस प्रत्याशी के सर पर जीत का सेहरा होता है, किसके हार का। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।